हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन आइडियल ऑप एम्प के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि आइडियल ऑप एम्प की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है और उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि गिवन ऑप एम्प हमारा आइडियल है या नहीं। तो इसको सिंपली आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। ठीक है, ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। अब देखिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आपके पास आइडियल ऑप एम्प का इक्विवेलेंट सर्किट होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट सर्किट तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, अभी फिर से उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको मालूम है कि इसमें ऑप एम्प में क्या होगा। ये पहले तो आप ये आउटपुट टर्मिनल हो गया, ये हमारा इन्वर्टिंग इनपुट हो गया, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया सॉरी। उसके बाद इसमें जब हम शो करेंगे तो ये ऑप एम्प का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, और इधर आप शो करेंगे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस का। तो जो आइडियल ऑप एम्प का हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट, वो इस तरह का होता है। अब इसमें देखिए, जैसे ये इन्वर्टिंग इनपुट है तो ये हमने माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। यहाँ मान लीजिए वोल्टेज अप्लाई है V2, यहाँ पे है V1। ठीक, और आइडियल ऑप एम्प के केस में हमें मालूम है कि इसके अंदर कितनी करंट फ्लो करेगी, IB2। ये कितना होगा, 0। ऐसे यहाँ पे IB1, इसके अंदर जाने वाली जो करंट होगी वो होगी 0। ठीक है, अब उसके बाद ये तो इसका अच्छा, यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे V0 इज इक्वल टू AV इंटू VD। VD क्या है, इन दोनों का ये डिफरेंस वोल्टेज है VD। तो यहाँ तक की ये बेसिक चीज़ें जो है हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग बात करते हैं आइडियल ऑप एम्प की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए, सब इसमें जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं बेसिकली आइडियल ऑप एम्प की 6 कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट होती हैं, या 8 कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए। जैसे पहला हो गया आपका क्या, पहला हो गया इनपुट रेजिस्टेंस, सेकंड हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस, थर्ड हो गया वोल्टेज गेन। ठीक है, फोर्थ हो गया बैंडविड्थ। अभी इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ हो गया CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। फिर नेक्स्ट है आपका स्लीव रेट। नेक्स्ट है ऑफसेट वोल्टेज। और लास्ट है आपका, इसको शॉर्ट में लिखते हैं PSRR, इसका फुल फॉर्म है पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। ये किसी भी आइडियल ऑप एम्प की ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, अब सबसे पहली चीज हम इसमें बात करते हैं वोल्टेज गेन की, इनपुट रेजिस्टेंस की, इस तरह। ठीक है, तो मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं इनपुट रेजिस्टेंस की। तो किसी भी आइडियल ऑप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, आइडियल ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट। ठीक है और इसके इनफाइनाइट होने से क्या फर्क पड़ता है, अगर ये देखिए ये RI है, ये R0 है। अगर ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ये वाला रेजिस्टेंस को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, एक तरह से ये टर्मिनल ओपन हो गए, ये ओपन टर्मिनल हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक ये ओपन टर्मिनल हो गया। और जब ओपन टर्मिनल हो जाएगा तो भाई आपने इस तरह दिखाया ना इसको, IB2 यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और IB1 यहाँ आ रहा है, IB1। ठीक,
अब आप क्या कह रहे हैं कि ये आर आई इनफाइनाइट है, इसका मतलब कि ये एक तरह से ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ओपन सर्किट की तरह काम करेगा मतलब एक तरह से ये आपस में यहाँ जुड़े ही नहीं है, समझ रहे हैं। और जब यहाँ पे खाली ये दो तार, एक ये आ गया ये आ गया, तो जब ये जुड़ा ही नहीं है तो IB2 कितना हो जाएगा, 0, और IB1 कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए पहला तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक हो गई वो ये हो गई कि आइडियल ऑप एम्प का इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब आप आ जाइए सेकेंड पे, आर नॉट। आर नॉट मतलब आर आउटपुट, आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस किसी भी आइडियल ऑप एम्प का 0 होता है, ठीक। अब अगर आपका आर नॉट 0 होगा, इफ आर नॉट इज 0, तो क्या होगा, ड्यू टू दिस 0 रेजिस्टेंस, ठीक है, द आइडियल ऑप एम्प कैन ड्राइव इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस। मतलब क्या हुआ कि एक तरह से 0 का मतलब ये आपका यहाँ पे एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है कि जो ऑप एम्प है आपका, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम डिस्कस कर रहे हैं, वो ड्राइव कर सकता है, इट कैन ड्राइव इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर डिवाइसेस। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस इसका 0 है तो इसका आउटपुट हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिवाइसेस में दे सकते हैं, ठीक। इससे इससे फर्दर क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है आर नॉट के 0 होने से कि देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इट्स आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू चेंज इन लोड करंट। तो अगर लोड करंट में कोई चेंजेस भी होगा, अगर लोड करंट में कुछ चेंज भी होगा, तो चूंकि आर नॉट 0 है तो इससे लोड वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका आउटपुट रेजिस्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज गेन की। ये क्या है, AV क्या है, वोल्टेज गेन, ठीक। तो वोल्टेज गेन कितना होता है आइडियल ऑप एम्प का, आइडियल ऑप एम्प का वोल्टेज गेन होता है इनफाइनाइट। क्लियर। क्यों इनफाइनाइट होता है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि V नॉट इक्वल टू AV इंटू VD होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो V नॉट इक्वल टू क्या होता है, AV इंटू VD, ठीक है। और चूंकि AV क्या होता है, इनफाइनाइट होता है आइडियल ऑप एम्प के केस में, ठीक है। तो अगर ये इनफाइनाइट होगा आपका, या इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, AV इक्वल टू V नॉट अपॉन VD, ये हुआ। और AV की वैल्यू कब इनफाइनाइट आएगी, AV की वैल्यू तभी इनफाइनाइट आएगी जब डिनोमिनेटर क्या हो, 0 हो मतलब। और VD क्या है, VD है आपका V2 माइनस V1। ये कब 0 होगा, जब V2 और V1 बराबर होंगे, ठीक। तो इस केस में आपका VD 0 होगा, और VD 0 होगा तो इसका वोल्टेज गेन 0 आएगा, अरे सॉरी इनफाइनाइट आएगा, ठीक। तो इसलिए AV विल बी इनफाइनाइट, इट मीन्स कि VD क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। ये क्लियर हो गया आपका तीसरा वोल्टेज गेन। अब नेक्स्ट चौथे पे आप आ जाइए। चौथा हम लोग का क्या था, बैंडविड्थ। चौथे पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि बैंडविड्थ क्या चीज होती है, ठीक है। फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो आइडियल ऑप एम्प की, वो है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ में सिंपली आप ये देख लीजिए कि bandwidth of an amplifier is the range of frequencies over which all the signal frequencies are amplified almost equally। देखिए बैंडविड्थ क्या होता है, वो एक तरह से फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, ठीक। जिसपे जैसे मान लीजिए ये कोई एम्पलीफायर है, ठीक है, इसको हमने ये इनपुट सिग्नल दिया और ये इसको
एम्पलीफाई कर दे रहा है। अब मान लीजिए इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी f1 है, ठीक, फिर हमने दूसरा सिग्नल दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, इसको भी ये एम्पलीफाई कर दे रहा है, ठीक है, ये f2 आउटपुट आ गया, ये f1 आउटपुट। यानी फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जिसके अंदर कोई भी एम्पलीफायर, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम f1 को लिखें, सपोज कीजिए f1 बराबर 5 टाइम्स ऑफ f1 हो जा रहा है, मतलब आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल को 5 गुना कर दे रहा है, 5 गुना है ये एम्पलीफायर जो है, ठीक है ना, मान लीजिए 741 है, तो f2 भी क्या होगा, 5 टाइम्स ऑफ f इनपुट सिग्नल हो जा रहा है। फिर ऐसे हमने मान लीजिए f3 सिग्नल दिया कोई, वो भी 5 टाइम्स होके f3 बराबर 5 टाइम्स ऑफ f3, यानी कोई भी ये यानी f1 से लेकर f3 तक हम कोई भी सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट क्या हो जा रहा है, आउटपुट 5 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक। तो इसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। यानी मान लीजिए हमने कहा कि f1 से लेकर और से f2 के बीच की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीफायर उन सबको 5 टाइम्स कर दे रहा है, या सबको 10 टाइम्स कर दे रहा है, या सबको थाउजेंड्स टाइम कर दे रहा है, तो इस इन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ बोलेंगे। यानी उसके बीच में आने वाली सारी फ्रीक्वेंसी इक्वल एम्पलीफाई होगी, इक्वल एम्पलीफाई होगी, ठीक। तो इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तो आइडियल ऑप एम्प के केस में जो बैंडविड्थ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ये ध्यान रखिएगा। आइडियल ऑप एम्प के लिए, आइडियल ऑप एम्प के केस में बैंडविड्थ इनफाइनाइट होती है, ठीक है। यानी इसको आप 0 से लेकर इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी का कोई भी सिग्नल देंगे, ठीक है, उस सारे सिग्नल को एक ही तरह से एम्पलीफाई करेगा। अगर एक को थाउजेंड्स टाइम कर रहा है तो दूसरे को भी, तीसरे को भी, चौथे को भी, इसके बीच में आने वाली सारी फ्रीक्वेंसीज को वो सेम टाइम्स ही एम्पलीफाई करेगा। तो दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं स्लीव रेट पे, ठीक है। तो स्लीव रेट क्या होता है, नेक्स्ट है हम लोगों का, से मोस्ट प्रॉब्ली 5th है ये, ठीक है। नेक्स्ट है स्लीव रेट, ठीक। स्लीव रेट क्या होता है कि द स्लीव रेट ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट so that the output voltage changes occur simultaneously with the input voltage change. The slew rate definition and its, यानी पहले तो आपको ये क्लियर हो कि स्लीव रेट क्या होता है, ठीक है। तो स्लीव रेट एक तरह से जो ऑप एम्प का जो हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, समझ रहे हैं आप, वो आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू हम क्या करते हैं, उसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर हम इसको dv/dt कर दें तो दैट इज कॉल्ड स्लीव रेट, ठीक है। यानी कि ऑप एम्प का आउटपुट टाइम के साथ में, टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लीव रेट। तो इनफाइनाइट आइडियल ऑप एम्प के केस में, आइडियल ऑप एम्प के केस में स्लीव रेट जो होता है आपका वो इनफाइनाइट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। द स्लीव रेट ऑफ एन आइडियल ऑप एम्प इज इनफाइनाइट सो दैट द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस अकर साइमल्टेनियसली विद द इनपुट वोल्टेज चेंज। यानी जैसे ही इनपुट वोल्टेज में चेंज होगा, जैसे ही, वैसे ही आउट इमीडिएट, मतलब एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई उसमें टाइम लैगिंग नहीं होगा, इसमें जैसे ही चेंज होगा वैसे ही आउटपुट में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये टी आपका dt जो है भाई, जब 0 होगा तभी तो ये इनफाइनाइट आएगा, ये क्वांटिटी तभी तो इनफाइनाइट होगी ना जब डिनोमिनेटर 0 होगा। अगर हम स्लीव रेट ये लिखे, ऐसे समझ लीजिए, डेल्टा V0 अपॉन डेल्टा टी,
तो ये इनफाइनाइट कब होगा? जब डेल्टा टी जीरो होगा, और डेल्टा टी जीरो होगा मतलब कि जैसे ही इनपुट में चेंज हो रहा है साथ ही साथ आउटपुट में भी चेंज हो रहा है। तो ये एक और इसकी आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि स्लीव रेट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की, वो है आपका ऑफसेट वोल्टेज। ठीक है, ये हमारे ख्याल से 7th होगा। ठीक है, ये आपका 6 पॉइंट डिस्कस हो गया था, ऑफसेट वोल्टेज। अब पहली बात यह कि ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है पहले ये आप जानिए, उसके बाद आइडियल ऑप एम्प के केस में क्या वैल्यू होती है इसकी। तो ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है कि देखिए, इन प्रैक्टिकल ऑप एम्प ए स्मॉल आउटपुट वोल्टेज इज प्रेजेंट इवन बोथ द इनपुट्स V1 एंड V2 हैविंग ए जीरो वैल्यू, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड ऑफसेट वोल्टेज। मतलब क्या कह रहा है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे हम आइडियल की बजाय अगर हम एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प ले से माइनस ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट, ठीक ठीक, अभी ये V2 V1, ये क्या कह रहा है कि अगर ये सपोज कीजिए प्रैक्टिकल ऑप एम्प है, प्रैक्टिकल ऑप एम्प, ठीक, तो अगर हम यहां पे मान लीजिए कोई इनपुट अगर नहीं भी है, ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ठीक, तो भी यहां पे हमको कोई वैल्यू मिलती है, इसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? ऑफसेट वोल्टेज। ऑफसेट वोल्टेज ये क्यों मिलती है, क्या मिलती है? जब हम प्रैक्टिकल ऑप एम्प डिस्कस करेंगे तब इसमें हम लोग डीप में जाएंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि ये ऑफसेट वोल्टेज कहलाता है। लेकिन आइडियल ऑप एम्प के केस में ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू आइडियल ऑप एम्प के लिए V ऑफसेट कितना होता है? 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर आइडियल ऑप एम्प द ऑफसेट वोल्टेज 0, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जब इनपुट 0 होगा, व्हेन इनपुट वोल्टेज इज 0, तो हमें आउटपुट विल ऑल्सो बी 0। ये हो गया आपका ऑफसेट वोल्टेज। अब जो लास्ट आता है वो है हमारा पावर PSRR, ऐसे आप समझ लीजिए। लास्ट है हम लोगों का 8th है PSRR, इसको बोलते हैं पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। ठीक, पहले तो ये समझिए पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो क्या होता है। PSRR is a parameter which specifies the degree of dependence of op-amp output on the changes in power supply voltage। देखिए सीधा सीधा क्या कह रहा है कि जो op-amp का आउटपुट है, भाई ये हम लोगों का op-amp है, यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं AV ऑफ VD, ठीक है ना, ये आपके इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग V2 V1। तो V0 की वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है, किस पे? चेंज इन सप्लाई वोल्टेज पे। चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, कि हाउ द आउटपुट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सप्लाई वोल्टेज, दैट इज नोन एज पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो। क्लियर? और आइडियल ऑप एम्प के केस में, आइडियल ऑप एम्प के लिए PSRR 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब कि आइडियल ऑप एम्प है, PSRR 0 का मतलब ये हुआ कि अगर सप्लाई वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन भी होता है, इफ एनी फ्लक्चुएशन इन सप्लाई वोल्टेज, तब भी आउटपुट विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक, ये आइडियल ऑप एम्प के केस में होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, जब हम लोग प्रैक्टिकल ऑप एम्प डिस्कस करेंगे तो उस टाइम बात करेंगे। ठीक, अब मुझे लगता है कि इसमें हम लोगों का बीच में एक पैरामीटर छूट गया,
अब वो है CMRR, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो है CMRR। इसको बोलते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन और रेशियो, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं CMRR। ये क्या होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो? ये होता है आपका कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो कायदे से इसको CMRR इज इक्वल टू होता है डिफरेंशियल गेन यानी AD और डिवाइडेड बाय कॉमन मोड गेन AC। ठीक, ये डिफरेंशियल मोड गेन क्या होता है, कॉमन मोड गेन क्या होता है, ये सब बेसिक चीजों की वीडियोस ऑलरेडी ये लेक्चर्स में ले चुका हूं, चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उनको रिफर कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैं आई बटन में भी इनको डाल दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको डिफरेंशियल गेन क्या होता है, कॉमन मोड गेन क्या होता है, CMRR क्या होता है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इन आइडियल ऑप एम्प के लिए CMRR की वैल्यू क्या होती है? फॉर एन आइडियल ऑप एम्प CMRR इज इनफाइनाइट, ठीक है। और इसमें फिर वही चीज आती है कि ये इनफाइनाइट कब होगा? जब ये क्या है, ये है कॉमन मोड गेन, कॉमन मोड गेन। जब ये जीरो होगा, ये भाई इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, तभी इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो आइडियल ऑप एम्प के लिए फॉर एन आइडियल ऑप एम्प CMRR is infinite. So this was all about the characteristic of ideal op amp. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको इमीडिएटली उसकी इन्फॉर्मेशन हो जाए। थैंक यू।